यह था। मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं मानता हूं। मैंने उस अन्याय को झेला, मैं सस्पेंड हुआ, मुझ पर एफआईआर हुआ, मेरे घर पे रेड हुआ, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक अंतर तो दिखा ही मुझे कि वहां फिर भी मुझे अवसर मिला अपनी बात कहने का। एफआईआर होने के बाद भी मुझे यह नहीं कि एफआईआर हुआ और अरेस्ट कर लिया गया। पहला कि मेरी नौकरी चली गई, दूसरा कि अभी तक फुल पेंशन नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सर हैं और आजाद पार्टी सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम। सर, हाथरस मामले पर आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने एफआईआर पर कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाथरस की घटना में जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों से कहीं पर भी पूरी बात सामने आती नहीं दिख रही है। पहली बात तो यह कि इस मामले में निश्चित रूप से जो वहां के बाबा हैं, उनकी भूमिका परिलक्षित होती है। यह नहीं माना जा सकता कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई हो और जो उसके केंद्र में हो, जिसके लिए जैसे कहते हैं कि लोग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल होता है। उसी प्रकार से जो कार्यक्रम बाबा का, बाबा के लिए, बाबा के द्वारा हो, उस कार्यक्रम में बाबा की कोई भूमिका ही न हो और केवल सेवादार अभियुक्त बना दिए गए हैं। यह जिसको दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ना बोलते हैं, या फिर मान लीजिए अंग्रेजी में स्केप गोट बोलते हैं, किसी को पकड़ के बलि का बकरा बोलते हैं हम लोग के यहाँ। तो ये बलि का बकरा बनाने वाली बात मुझे लग रही है। इसमें सीधे सीधे बाबा को बचाने का उपक्रम मेरी समझ में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसमें मेरी जानकारी में कोई दो राय नहीं। सर, आप जब आईपीएस थे उस समय आप आज जो है आजाद अधिकार सेना लोगों से कह रहे हैं कि अधिकार मिलना चाहिए। अलग अलग समय पर सरकारें रहती हैं तो पावर अपना दिखाती हैं। तो आज आज सिचुएशन कैसी लग रही है? जब मुलायम सिंह की सरकार थी, आपसे काफी विवाद हुआ था, आपका जो ऑडियो टेप था वो भी लीक हुआ था। तो उस दौर को इस दौर में कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं, मैं मतलब मुलायम सिंह जी अब दिवंगत हैं, लेकिन मैं जो मेरी अपनी भावना है मैं वो कहूंगा, मैं यह नहीं मानता कि वो कि बिल्कुल परफेक्ट और आइडियल पॉलिटिशियन थे। लेकिन मैं यह मानता हूं कि वह रिलेटिवली निश्चित रूप से ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नेता थे। या तो उनकी व्यवस्था ऐसी रही हो, हालात ऐसे रहे हों, या फिर मेंटल मेकअप ऐसा रहा हो, एक उनके इनबिल्ट रहा हो, क्योंकि संघर्ष के साथ लंबे समय से संघर्ष के बाद आए थे। तो पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होने के नाते यह था। मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं मानता हूं। मैंने उस अन्याय को झेला, मैं सस्पेंड हुआ, मुझ पर एफआईआर हुआ, मेरे घर पे रेड हुआ, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक अंतर तो दिखा ही मुझे कि वहां फिर भी मुझे अवसर मिला अपनी बात कहने का। एफआईआर होने के बाद भी मुझे यह नहीं कि एफआईआर हुआ और अरेस्ट कर लिया गया। श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में एफआईआर होते ही, और बल्कि होने से पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया। यह चीज कम से कम मुलायम सिंह जी के समय नहीं था। मुझे अवसर मिला, मैं अपनी बात कह पाया, अपना बचाव कर पाया, मैं साबित कर पाया कि मैं सही हूं। यहां पर वह अवसर तक नहीं दिया गया। यह अंतर मैं समझता हूं कि उन दोनों के जो राज्य की सोच है और जो उनका जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, उसके अंतर को सामने लाता है। आज सर आप अधिकार की बात कर रहे हैं, तो एक समय था आप भी सर महिलाओं से मिलने से मना कर दिए थे, क्या कारण था? देखिए, मैं यह कहूं कि वो एक्चुअली मैं महिलाओं से मिलने से मना किया था, यह पूरी सच्चाई नहीं है। और यह भी कह सकता हूं आपने कि आपने लिखा हुआ था बाहर, महिला आगंतुकों का आना मना है, मिलना मना है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वो इसमें 2 मिनट का अवसर चाहूंगा
एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उस समय जिस जिस दफ्तर में तैनात था, सत्यता यह है कि उस दफ्तर में जल्दी वो आगंतुक आते ही बहुत कम थे, इसीलिए मेरा लिखने वो केवल वह पर्चा ही केवल चर्चित हुआ। वास्तव में जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस में कुछ ऐसे दफ्तर होते हैं जहां लगभग कोई नहीं जाता है, जिसको हम लोग साइड पोस्टिंग आमतौर पर सरल भाषा में कहते हैं, तो पूरी तरह साइड पोस्टिंग था। वहां कोई आगंतुकों की कोई फौज नहीं थी, आगंतुक नहीं थे कि 10 और 5 और 1 10-10 दिन में कोई आगंतुक आ जाए तो बड़ी बात थी। वह जो मैंने लिखा वह मेरी गलती थी, यह मैं मानता हूँ, मूर्खता थी यह भी मानता हूँ, लेकिन वह तात्कालिक हालातों से उत्प्रेरित थी। कहीं ना कहीं वह मुझे नहीं करना चाहिए था, यह भी मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको निश्चित रूप से कह सकता है कि तुमने ये गलत किया। जो गलत है उसको मैं कैसे सही आर्ग्यू कर दूंगा। चूंकि उस समय लगातार मेरे साथ 2 ऐसी घटनाएं घट गई थी जिससे मुझे मतलब मैंने वह मूर्खतापूर्ण, मैं उसको एक शब्द में कहूं मूर्खतापूर्ण आचरण किया। एक तो जो है, एक महिला ने, गाजियाबाद की महिला ने, जो एक उस समय के मंत्री थे, उनके द्वारा उत्प्रेरित होने पे मुझ पे और मेरी पत्नी पर बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया था, फर्जी मुकदमा, जो बाद में बलात्कार का फर्जी मुकदमा साबित हुआ। मैं बलात्कार का भी मुलजिम रह चुका हूं, रेप का मुझ पर और मेरी वाइफ पे, कि मैंने अपने घर में उस महिला को, जिसको मैं जानता तक नहीं था, बाद में साबित हुआ। आज वो महिला आरोपित उसी मुकदमे में है, झूठा मुकदमा में कोर्ट में जा रही है। और दूसरा ये हुआ था कि जिस विभाग में मैं था वहीं से एक कोई ऐसा स्थिति हुई थी कि मुझ वहां भी एक झूठा यौन उत्पीड़न का मुकदमा किसी ने दर्ज करा दिया था, या प्रयास किया था, मैं कहूंगा आरोप लगाया था। तो उन्हीं स्थितियों में मैंने यह लिखा था। यद्यपि वह उसकी जो भाषा थी वह निश्चित रूप से अल्पवयस्क थी, या जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि बालक बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया संसद में, तो वह बालक बुद्धि नुमा कार्य था। मुझे ऐसे चीजों से बचना चाहिए था। मैं आपके सामने यह बात स्वीकार करता हूँ। एक सर थप्पड़ कांड हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो आपके साथ कुछ नहीं, थप्पड़ कांड नहीं हुआ था, वो यह हुआ था, उस मामले में मैंने कार्रवाई की थी, मिसबिहेवियर का मामला था, वह भी सत्ता का ही, सत्ता के बेजा अधिकार का मामला था। यह जब मैं फिरोजाबाद में था, थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन मिसबिहेवियर निश्चित रूप से किया था। और वो मुलायम सिंह के कुछ रिश्तेदार थे, मुलायम सिंह के रिश्तेदार थे, और वही रिश्ता उनके सर पे, मतलब जैसे कि सबके रिश्ते चढ़ जाते हैं सर पे, उनके सर पे सत्ता की हनक दिखाने सत्ता की हनक थी। और उन विवाद मूल रूप से वहां नहीं था, जैसे कि हर चीज कहते हैं ना कि जब आदमी का टेम्परेचर जो होता है, बुखार का टेम्परेचर, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी अंदर कहीं होती है। तो उसी तरह बीमारी कहीं अंदर थी। बीमारी यह थी कि उनका जसराना क्षेत्र था, वहां उनके कुछ इंस्पेक्टर और SHO वगैरह थे, वो उनके बहुत प्रिय थे। मैं उनको हटाना चाह रहा था, वो मापदंडों पे नहीं खड़े उतर रहे थे, वो बार बार कहते थे, और मैंने उनको हटा दिया। वो बाहुबली किस्म के थे सर? देखिए, मैं झूठ नहीं कहूंगा, कोई ऐसे बाहुबली नहीं थे। उनकी समस्या सत्ता की हनक थी, वो कोई बाहुबली नहीं थे। कोई आपराधिक व्यक्ति भी ऐसा, मैं चूंकि किसी से विवाद हुआ हो तो मैं फर्जी सब आरोप लगा दूं। मूल रूप से वो सत्ता की हनक से परेशान व्यक्ति थे, और कोई मेरी निगाह में ऐसा कुछ नहीं था। एक पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन सत्ता बहुत ज्यादा उनको, मतलब सत्ता की हनक उन पर बहुत ज्यादा थी। और मुझसे पहले वाले जो पुलिस अधीक्षक थे वह, और तमाम पुलिस अधीक्षक, वो बिल्कुल उनके यस मैन बने हुए थे। जब मैंने उस परंपरा को रोकना चाहा, रोका, तो एक विवाद की स्थिति हुई। तो अंदर वह बीमारी थी जो बाहर उस दिन की आपस में जब देखिए अंदर जैसे कि तनातनी रहती है, तो किसी न किसी रूप में वो निकल जाता है। तो उस दिन जब मैं उनके आवास पे गया था, एक VIP कार्यक्रम का हम लोग जायजा लेने गए थे, तो वहीं अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि निश्चित रूप से क्रिमिनल ऑफेंस में आता था। और मैंने उस संबंध में मैंने तुरंत उस संबंध में मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनको हमने ये बताया था। और उस दिन मुझे लगता है कि वो घटना मेरे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि उस घटना से पूर्व आम तौर पे मैं सीधे टकराने वाला व्यक्ति नहीं था। जैसे अब कई टकराहटें मेरी हो चुकी हैं, पहली बार संभवतः एकदम सीधा सीधा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने, मुझे याद है मैं उस समय डीएम फिरोजाबाद के यहाँ गया, मैंने वहीं से फोन मिलाया, मुख्यमंत्री जी से सीधी बात हुई, उनसे बात हो पाती थी मुलायम सिंह जी से, यह भी एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि एफआईआर मत लिखवाओ, तुम लखनऊ चले आओ। फिर मैंने कुछ देर बाद लेकिन फिर भी मैंने एफआईआर लिखा, तो उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर लिखवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि लिखवाओगे तो विधायक का नाम मत देना। मैंने विधायक का भी नाम दे दिया और उनकी बात को सीधे सीधे स्पष्ट रूप से मैंने एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं उसको भी लेके झेला, उसको लेके मुझे तमाम परेशानियां हुई। लेकिन उस दिन के बाद से मतलब मैंने जो है जिसे और खुल के न कहना, जो सही के लिए न कहना, उस घटना से हर आदमी, देखिए मुझे लगता है जैसे अभी आमतौर पर होता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं उसको कोई एक ऐसा इंसिडेंस या एपिसोड होता है जो उसको कहीं और ज्यादा मुखर ढंग से अपनी चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। मैं यह मानता हूं कि जसराना की उस घटना ने मुझे और ज्यादा सुघर ढंग से अपनी बात को कहने के लिए प्रेरित किया। एक चीज है कि सर जब आप आईपीएस थे तब भी सरकार से टकराते थे, आज जब हैं इस स्थिति में तब भी सरकार से टकरा रहे हैं, क्या वजह है, क्या हासिल होगा इससे? हासिल तो देखिए जो मुझे हुआ है, पहला कि मेरी नौकरी चली गई, दूसरा कि अभी तक फुल पेंशन नहीं मिला, तीसरा कि मैं 7 महीने अंदर भी काट आया हूं। तो हासिल तो यही हुआ है। लेकिन मैं अब जैसे कि सिरफिरे लोगों की तरह मैं इन्हीं को अपना तमगा समझता हूं। मतलब मुझे कोई मेडल ऑफिशियली, लोकतंत्र के लिए पागल दीवाना कह सकते हैं सर। मैं अपने आप को मानता हूं, हो सकता है मेरे विरोधी मुझे कुछ भी कहे, मैं यह मानता हूं, और लोकतंत्र से भी ज्यादा जो सही लगता है। क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि जो मनुष्यता और मानवता के बुनियादी सिद्धांत हैं उनमें समानता और अधिकार एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। मेरी उस हद तक आवाज नहीं है, इस बात को मैं एक साधारण आदमी की आवाज की भी सीमाएं होती हैं, लेकिन मेरी मूल भावना यह है कि मानवता की बात, सच्चाई की बात हर व्यक्ति तक जाए और वह बुनियादी चीज है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मेरा यह मानना है कि जो भी संघर्ष इतिहास भर में हुआ, सैकड़ों हजारों वर्षों से मनुष्य संघर्ष कर रहा है, उसका बुनियाद यही रहा है कि वह चाहता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जहां समानता का अधिकार वास्तव में हो। यानी यह न हो जैसे पहले की स्थितियां देखें, एक बड़ा, जैसे आप देखिए एक राजा का घर, आगरा में देखिए एक अकबर महान का घर, और बाकी लोग थे कि नहीं थे, कहाँ थे कौन नहीं जानता है। अब धीरे धीरे उसी आगरा में लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। तो धीरे धीरे मनुष्यता का संघर्ष असमानता से समानता की ओर हो रहा है। वह समानता का भाव पूर्ण समानता की स्थिति में आ पावे, उस लड़ाई में मैं भी अपने आप को एक अभिन्न अंग और एक सिपाही मानता हूं। सर आपके जीवन से जुड़ी थोड़ी चीजें जानेंगे कि आपको जब आईपीएस बनने की क्या कहानी थी, थोड़ा सा अगर। देखिए आईपीएस बनने का ये था कि मैं आईपीएस में संयोग से आया। मैं सिविल सेवा में तो जाना चाह रहा था, मैं भी आईएएस अफसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे अंक उतने ही आए कि मैं आईपीएस में आ पाया, आईएएस में नहीं आ पाया। तो उस समय मैं आईपीएस में चला आया। लेकिन अब मुझे इस बात का मलाल नहीं लगता है। जैसे जब आया तो उस समय मैं दुखी मन से आया था कि मेरा उसमें नहीं हुआ। तमाम ऐसे आईपीएस अफसर होते हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, तो आईपीएस में चले आते हैं। लेकिन एक अंतर मैंने हमेशा देखा कि जो आईएएस नहीं बन पाते आईपीएस बन जाते हैं, वो तुरंत फिर आईएएस की बुराई करने लगते हैं और ऐसा करने लगते हैं जैसे आज तो बहुत बेकार है, जो कुछ भी हम ही है। मेरे मुंह से यह कभी नहीं फूटा, क्योंकि जब मैं जानता था कि मैं खुद वो बनना चाह रहा, यहां असंतोष नहीं रहा। लेकिन मैं यह नहीं कह पाया कि वो तो बड़े बेकार लोग होते हैं और सबसे अच्छे आईपीएस होते हैं, या आईपीएस ही सेवा है और आईपीएस कोई बड़ा होना चाहिए। मैं तो जानता था कि आईएएस बड़ी सेवा है और मेरा नहीं हुआ। मैं यहाँ आया तो मैं इस सच को स्वीकार भी किया, और लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगा। मुझे अब इस बात का कतई अफसोस नहीं होता है कि वहां नहीं हुआ। मैं जहां हूं, जहां रहा संतुष्ट रहा। लेकिन बनना, मैंने कोशिश की थी प्रारंभिक, वह आईएएस के लिए ही की थी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे आईपीएस पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सर, जो आजाद अधिकार पार्टी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लगातार जनता के लिए आवाज उठाते रहते हैं, जहां गलत होता है आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, आगरा।